हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों देखिए, अब एसएससी जीडी एग्ज़ाम में समय बिल्कुल भी नहीं है, तो अब हम आपके लिए साथी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह ला रहे हैं, जो कि देखिए हम लोग पहले इतिहास के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे आपका इतिहास में क्या क्या होंगे, प्राचीन भारत का इतिहास के सभी टॉपिक होंगे। जैसे आपके प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आते हैं, बौद्ध धर्म आते हैं और गुप्त साम्राज्य, उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य का परिचय आता है। फिर उसके बाद साथ ही इतिहास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में जाएंगे। जैसे कि आपका मध्यकालीन भारत का घटनाक्रम हुआ था ना, एंग्लो मराठा युद्ध, उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य के कला और मुगल साम्राज्य के तहत व्यापार का विकास। फिर साथ ही हम लोग आधुनिक भारत का विकास पे जाएंगे। उसके बाद दोस्त आपका इतिहास कंप्लीट होगा, उसके बाद हम भूगोल पे जाएंगे। फिर देखिए हम लोग भारतीय राज व्यवस्था पे जाएंगे। तो साथ ही आपका ये पूरा टॉपिक कवर होगा, जो कि क्या करेगा, 20 में से आपको साथ ही 20 क्वेश्चन सही कराने का ये सीरीज आपको कंप्लीट कराएगा। जो आपका 20 में से 20 सवाल आएंगे ना, से तो यहाँ से इस टॉपिक से आने वाले हैं। यकीन मानिए साथी, यदि आप पूरा पढ़ लेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा जो आपका जीके जीएस का कहीं से भी सवाल पूछता है। क्योंकि देखिए एक बुक है साथी, वहीं से सारा प्रश्न आता है। तो ये बुक हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं दोस्त, जो कि हम अपने सेशन के तौर पर ये करना चाह रहे हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, खासकर एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए होने वाला है। क्योंकि समय साथ ही थोड़ा सा कम है, तो अब जो सवाल है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमें पढ़ाई करना है और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। तो इस फॉर्मेट में आप तैयारी करेंगे तो और आपका जल्दी होगा। प्लस मतलब सभी प्रश्न एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको हम साथ ही डिटेल में बताने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्त, आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट क्या करें, तो इतिहास का आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करें दोस्त, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी सवाल बनेंगे आज की सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, बहुत बेहतरीन ये सेशन होगा अब आपके एग्जाम के लिए, और आपकी स्कोर भी यहाँ से बहुत अच्छा इंक्रीज होने वाला है। ओके दोस्त, तो देखिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्त अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। जो भारतीय पुरातत्व का जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो हुनासागी है। तो जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि पूरा पाषाण कालीन स्थल हुनासागी किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ 9 पाषाण कालीन स्थल हैं। याद है, जो चिरांद है, बुर्जहोम और मेहरगढ़ है, ये सभी क्या है, 9 पाषाण कालीन स्थल हैं। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था। जो प्राचीन काल में कम्मकार शब्द था, इसका संबंध साथी भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिनके पास खेती नहीं थी, जो मजदूरी करते थे, उनको क्या बोला जाता, कम्मकार शब्द का उपयोग किया जाता था उस टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 4 क्या दिया है, लौ युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार एवं हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो साथ ही कांसे का इस्तेमाल होने लगा था। जो लौ युग के इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इस समय के दौरान जो मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार एवं हथियार थे ना, इनके मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ओके दोस्त, तो देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 साथी, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो साथी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये कांसे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर साथी 6, माइक्रोलिथ कि इसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो देखिए जो माइक्रोलिथ था, ये छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था दोस्त। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 7 क्या था, पूरा टॉपिक कवर कराएंगे साथी। एसएससी जीडी में यदि इतिहास का प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप पढ़ लेते, इसका पीडीएफ के फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक बार उसको अपने से पढ़िएगा और भी बेटर स्कोर करेंगे आप लोग। ओके, देखिए 7 नंबर, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या होता है, भाषा में मुर्दों का टीला है। तो दोस्त सिंधी, जैसे आपका मोहनजोदड़ो, इसका क्या है, मुर्दों का टीला होता है। तो इसका नाम जो अर्थ है साथी, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। ओके, देखिए डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
जैसे सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था, मृतकों का टीला था, और संधव स्थल मोहनजोदड़ो खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। देखिए दोस्त, जो संधव स्थल था मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी, राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इतने अगर आप टॉपिक कवर करते हैं तो क्या इससे बाहर सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्राचीन में भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी, तो दोस्त खरोष्टी लिखी जाती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 साथी, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो दोस्त दहमदाबाद से प्राप्त हुई थी। जो किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो दहमदाबाद से प्राप्त हुई थी। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था, तो परशुड़ी बोला जाता था। ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्त प्राचीन नाम आप और आधुनिक नाम पढ़ लीजिए, जैसे अस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास, बितस्ता झेलम, सदानीरा गंडक और गोमती गोमल। तो ये पढ़ लीजिए, एक प्रश्न यहाँ से भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 12 क्या दिए हैं, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था, तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था, तो दोस्त याद रखिएगा आपका दर्शन एवं ज्ञान था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी, 108। तो साथ ही उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108 है, 108 है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। अब वेद पे बढ़ते हैं, साथ ही जो 4 वेद हैं, जिसे 4 वेदों में इसमें किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है, तो साथ ही किस वेद में आत्माओं और बीमारियों से बनने के लिए बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है, तो दोस्त अथर्ववेद में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए सवाल पढ़िए अच्छे से आप लोग। ये इसका जो एक्सप्लेन दिया है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्म जैसे ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है अथर्ववेद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 14, बौद्ध धर्म में बिच्छुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, सवाल पूछता है कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। बौद्ध धर्म में बिच्छुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्त महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी, और ये भी आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया थे। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली पहली प्रथम महिला भी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के लिए रचनाकार कौन थे, तो अश्वघोष थे। बी ऑप्शन देखिए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर, अब इसको पढ़िए। प्रमुख ग्रंथ और मुख्य रचनाकार, मिलिंद पनो इसके रचनाकार कौन है, नागसेन है। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है, नागार्जुन है। अभिधर्म कोश के वसुबंधु और विशुद्धि मग्ग के बुद्धघोष है। ओके, चलिए नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, महाबोधि मंदिर परिषद का किसके जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर परिषद का साथ ही किससे जीवन से सीधा संबंध है, तो भगवान बुद्ध जी से है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला 70 नंबर देखिए साथी, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथी। तो किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे, तो ऐसा करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 18, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो अशोक के किस अभिलेखों में
दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज हम लोग कम से कम इस पहले टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न बनते हैं, बौद्ध धर्म, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का परिचय, आपका पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। जितने भी सवाल बनेंगे पूरा टॉपिक कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ऐसा रुद्रदामन प्रथम थे। तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 21। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण जो गुप्त साथी वंश के शासक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ से क्या बने, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, गुप्त ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो दोस्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश ने किया, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था, जो कि बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्त, ये आपका 2024 के पहले शिफ्ट में सवाल आया था SSCD का 22 फरवरी। आपका 2024 में पेपर 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 22 फरवरी के पहले शिफ्ट में सवाल पूछ दिया था कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा, रावी। तो जो प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो रावी नदी के तट पर। ओके, अब देखिए अन्य जो प्रमुख सैंधव स्थल थे और इनके समीप जो नदी थी मौजूद थी, देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु, आलमगीरपुर हिंडन, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा और चंदहुदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज और सुक्ता गैंडोर और दशक। ओके, दास्क याद रखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? तो 99% कवर करती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक आप पढ़िए। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया था, जो कि पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पहले पूरा, मध्य, नवपाषाण काल। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 25। ये भी सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। देखिए तीसरे शिफ्ट में 24 फरवरी के। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के किस राज्य से प्राप्त होता था? हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय में किस राज्य से प्राप्त होता था? तो राजस्थान राज्य से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। लौह युग का सबसे आम उपकरण किसका था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने की लकड़ी और एक हथियार के रूप में किया जाता था? तो देखिए ये GD के पेपर में आया था 1 मार्च के 2024 शिफ्ट 4 में। तो लौह युग का सबसे साथी जो आम उपकरण था वो कौन था? ऑप्शन आपका इधर दिया, तो कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल उस समय कुल्हाड़ी ही थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नाम का ऋग्वेदी में केवल एक बार आया है? तो गंगा का आया है। तो साथी जो गंगा नदी है इसका नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ऋग्वेद जो आपका सबसे प्राचीन वेद है, इसमें गंगा का नाम केवल एक बार आया है। देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, लेकिन साथ ही यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। याद रखिए, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। ओके, याद रखिएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और यह धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो भाई सामवेद है। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है ये, याद रखिएगा। ओके,
और ये भी आप कुछ महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य पढ़ लीजिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है, तो आपसे सवाल पूछता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में उल्लेख है। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी भी उल्लेखित है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, जिसे कर्मकांड वेद पूछता कौन है, तो यजुर्वेद है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 29। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो साथ ही आपको मालूम होना चाहिए ऋग्वेद है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। सबसे नवीन वेद कौन है, अथर्ववेद है। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद के वेद त्रय भी कहते हैं। देखिए जो आपसे वेद त्रय पूछता है ना, वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ये आते हैं तीनों। ओके, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्त देखिए अब आपका 30। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो भाई मेहरगढ़ स्थित है। देखिए मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ओके, नौपाषाण कालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिरान साड़ बिहार का तथा महागढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 31। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। साथी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वेद में क्या है साथी कि ऋग्वेद के अंतर 10 मंडल आते हैं, 1028 सूक्त हैं तथा लगभग 10,058 ऋचाएँ हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्रु कहलाता था। क्या दोस्त, होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा शहर कच्छ के रण में खादिर बेत, जिसे बेट भी काल कहा जाता था, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, तो दोस्त धौलावीरा शहर। धौलावीरा शहर है जो कि कच्छ के रण में खादिर बेत, जिसे क्या बोला जाता था, बेट भी कहा जाता था, और स्थित था, जो कि जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी भी थी, धौलावीरा में। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो में खोज की गई थी। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 35 क्या दिया है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था, तो वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के दोस्त सांख्य संप्रदाय संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। न्याय के कौन है, गौतम है। पूर्व मीमांसा कौन है, जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है, और वेग के पतंजलि है। वैशेषिक के कौन है, कणाद या उलूक है। चार्वाक के कौन है, चार्वाकी हैं। ये आप याद रखिए, यहाँ से भी सवाल आपके पेपर में बनेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो अब साथियों आपको बहुत उम्मीद हो रही होगी कि अब तो हम लोग काफ़ी बेटर स्कोर कर सकते हैं। जीके जीएस का किसी तरह का सवाल आएगा तो हम लोग प्राचीन पूरा साथियों आपको स्टैटिक जीके भी इसी में कवर कराएंगे, क्योंकि ऐसा बुक है कि हर टॉपिक से सवाल आपके पेपर में जो जीडी पूछता है बिल्कुल यहीं से पूछता है। 37 देखिए। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, तो सर जी ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है ना, तो 1028 देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला 38 देखिए। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है, तो भरत मुनि को माना जाता है ना नाट्य शास्त्र का रचयिता। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है। प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व यानी पुस्तकों में 1,00,000 छंद, 1,00,000 एक दर्जन, इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन 1,00,000 छंद हैं, तो ये महाभारत में है। 18 पर्व आया तो समझिए 18 जगह लड़ा गया था महाभारत ना, इसलिए 18 पर्व इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40।
ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सूक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथी? सूक्त कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो चाणक्य को जाता है। याद रखिएगा जी, आप सवाल जितने भी आएंगे ना, आपको एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए ही सवाल पूछा जाएगा। देखिए, प्रमुख रचना और प्रमुख मुख्य रचनाकार कौन? रामायण के महर्षि वाल्मीकि है, अष्टाध्यायी की पढ़नी है, मालविकाग्नि मित्रम के कालिदास हैं। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। और साथी आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट तो बताइए, और क्या आपको क्या क्या किस टॉपिक से चाहिए उसको भी बताइए दोस्त, पूरा टॉपिक कवर कराएंगे। स्टैटिक जीके में जो भी आपको दिक्कत है, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे या अनुच्छेद, कहीं से भी आपको टॉपिक में दिक्कत हो रही है, बस साथी कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक को हम लेकर तुरंत आपके बीच आएंगे और उसका पूरा आपका हल के साथ इसी तरह कराएंगे, तो आपकी तैयारी और भी बेटर हो जाएगी। देखिए, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके रचयिता कौन है दोस्त? कालिदास जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्त, प्रमुख रचना देखिए और लेखक देखिए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। देवी चंद्र गुप्तम के विशाखा दत्त हैं। ऋतु संहार के कालिदास, कुमार संभवन के कालिदास, मेघदूत के कालिदास, रघुवंश के कालिदास, विक्रम मौर्यम के कालिदास। तो देखिए, केवल मुद्रा राक्षस देवी चंद्रम को साथी छोड़कर जो विशाखा दत्त नहीं तो कालिदास लिखे हैं। और नोट यहाँ पे, अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक हैं और कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 43। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो साथी अर्थशास्त्र लिखी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 साथी क्या दिया आपका? वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? तो वराहमिहिर की रचना सिद्धांतिका जो आपका 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी आपका क्या दिया है? 46। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? तो उदयन था दोस्त। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताना है जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी, उदयन था। ओके दोस्त, देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना भी किया था। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 47 नंबर। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को किस में स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये साथी आपका पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी तो काफ़ी ईजी होना, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, वैशाली होना चाहिए। कहाँ? यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वैशाली है वज्जी महाजनपद की। देखिए, प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी देखिए, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, मगध, गिरिब्रज या राजगिरी या मत्स्य विराटनगर। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला 49 देखिए साथी आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कामरूप नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। अब जो भी सवाल आएंगे आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए सवाल आएंगे, वो तो शुरुआत में कुछ सवाल नहीं पूछते, लेकिन हिस्ट्री से बीच बीच में एसएससी सवाल पूछता रहता है। आप कोई भी एग्जाम कीजिए दोस्तों, यहीं से आपको सवाल मिलेंगे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और साथ ही 24वें तीर्थंकर थे ना। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। या पकड़िए, यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है दोस्त। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए बिल्कुल अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में
किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? तो साथ ही आपको मालूम होना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया। और बिहार के बोध गया में श्री पीपल का पेड़ होता है ना, उसके नीचे कई दिनों तक मतलब कि ध्यान किए थे। ओके, अगला सवाल देखिए। अब कुछ सवाल उनसे संबंधित पढ़ लेते हैं। जैसे जन्म इनका देखिए, कमल एवं सांड प्रतीक चिन्ह है। ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्षी, गृह त्यागी, घोड़ा, निर्वाण, पद चिन्ह, मृद या महापरिनिर्वाण स्तूप। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। आज पूरा टॉपिक कवर करना है, साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास कल के टॉपिक में। इस तरह आपका इस महीने में आपका जब 31 जनवरी आएगा ना, देखेंगे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इतिहास का जितने भी आपका रहेंगे, स्टैटिक, जीके, आपका राज्य व्यवस्था, सब जितने भी टॉपिक रहेंगे ना, पूरा टॉपिक कवर फटाफट करें। इसलिए हम साथ ही सवालों को काफ़ी जल्दी लिख कर रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, उसके लिए साथ ही। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की किस भाषा में दी थी? तो पाली भाषा में दी थी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसानों के लिए अधिक कठिन था ना, जैन धर्म का नियम का पालन करना किसानों के लिए अधिक कठिन था साथी। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। बुद्ध शाकगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित है और एक कौन से किस मतलब संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये क्षत्रिय थे। क्या थे ये? क्षत्रिय थे साथी। जो बुद्ध शाकगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित है और एक क्षत्रिय भी थे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने लगे? तो साथी 30 वर्ष की मतलब की आयु में भगवान महावीर ने अपने घर को त्याग दिया था, जो साथी एक वन में जाके रहने लगे ज्ञान की। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पढ़िए, भगवान महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री के नाम प्रियदर्शना था, दामाद का नाम क्या था? जमाली था। मृत्यु पावापुरी, राजगीर, बिहार में हुआ था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु से बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गए थे। ज्ञान प्राप्ति केवल 30 वर्ष की अवस्था में इनको हो चुकी थी। ओके, अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि साथ ही यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। कहाँ पर? बोध गया में, बिहार में ही हुआ था ना। इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिहार में ही मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपका 57 नंबर। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो साथी बताइए, किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो वत्सकार ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 साथी। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय तथा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो साथी 10 दिनों के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 59 देखिए साथी, आपका ये भी सवाल आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय में विभक्त है। एक तो श्वेतांबर जो कि सफ़ेद वस्त्र केवल पहनते थे, और एक दिगंबर थे जो कि नग्न अवस्था में रहने वाले लोग। उनके ऊपर आप कपड़ा नहीं देखेंगे, नग्न अवस्था में रहते थे जो दिगंबर थे। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने एवं कीमतों पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो साथी दक्षिण भारत के लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 60 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कांधार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कांधार। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है ना। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात, मस्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ओके, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए हम लोग साथी मौर्य साम्राज्य यानी अंतिम टॉपिक यही रहता है प्राचीन भारत के इतिहास में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक थी। नेक्स्ट 62 देखिए। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद था। साथ ही सवाल बार बार पूछता है कि नहीं? बिल्कुल सही, बार बार पूछता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर।
फिर उसका देखिए वर्ष 180 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? साथ ही मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक थी। बिंदुसार के शासनकाल की अवधि 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक थी। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक थी। नोट, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन क्या था? शामिल नहीं था, मुख्य रूप से शामिल है कि साथ ही आपका जैसे कि निश्चय, तो याद रखिए शामिल नहीं था। जो अशोक के धम्म के भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 65, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो साथ ही कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो अशोक था। बी ऑप्शन यहाँ से दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए 66 नंबर, कौन साम्राज्य की स्थापना 322-21 ईसा पूर्व के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा किया गया? तो सर जी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नंद की स्थापना महापद्मनंद, पाल की गोपाल, मुगल की बाबर। ओके, ये पॉइंट्स आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 66, जब साथी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में और आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे ना भाई, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज आपका सैटरडे है 18 जनवरी है, 19-20 को ख़त्म कर देंगे। याद रखिए यहाँ से आप जीके कहीं से सवाल उठाइएगा, पेपर में देखिएगा, यहीं से आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और ये किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख थे वो प्राकृत में थे और ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही अशोक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 एवं दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख में? तो 7 है। ओके, नेक्स्ट अगला 69 नंबर देखते हैं सवाल। मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो साथ ही कौटिल्य थे। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए साथी, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट अशोक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो काफ़ी इसमें अपने बेटे और बेटी को भी प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अशोक का राज्याभिषेक कितने वर्ष में हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और अशोक को देवनापिय पियदसी देवताओं का प्रिय भी उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। याद रखिए पॉइंट्स महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट 71 देखिए, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथ ही पटना के नाम से जाना जाता है। अब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 72 देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो अशोक ने ही उठाया था ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अब देखिए ये भी सवाल कुछ महत्वपूर्ण अशोक से संबंधित। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक देखिए, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, महेंद्र एवं संघमित्रा जो कि इनकी दोनों एक बेटा और बेटी थी, श्रीलंका में भेजा था। महारक्षित यवन देश,
सोना एवं उत्तरा स्वर्ण भूमि, मध्यम साथी ये हिमालयवर्ती देश। जैसे आप यहाँ पे कभी बनारस आएंगे तो आपको साथी सारनाथ मिलेगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो बौद्ध धर्म से सभी मतलब कि वहाँ पे चीज़ें अभी तक आपको लगेगा बिल्कुल प्रेजेंट है, एकदम बहुत अच्छे लगेगा, क्योंकि वहाँ जो भी घूमने वाले आते हैं ना वो श्रीलंका कुछ अलग अलग देश के ही आते हैं। 73 देखिए, अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद, उसके बाद सवाल आपका ऊपर दिया होगा, कलिंग पर विजय की प्राप्त किया। तो राजा बनने के बाद अशोक ने 8 वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था ना साथी, 8 वर्षों बाद। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत का जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त किया था। आपसे सवाल पूछता है ना कि कलिंग पर आक्रमण किस वर्ष में किया गया था, तो 261 ईसा पूर्व में किसने किया था? अशोक ने किया था। किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में। याद रखिए। 74 नंबर देखिए साथी, अब निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदस्सी के नाम से जाना जाता? तो अशोक को पियदस्सी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 75 देखिए साथी, निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था? तो किस राजा के शासनकाल में सांची का स्तूप बनवाया गया था? तो साथी अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इसको पढ़िए, सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट 76 देखिए, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? मौर्य शासक अशोक था, इसकी मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 77 नंबर देखिए साथी, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो अशोक ने किया था ऐसा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए 78 साथी, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा था? तो किसने भेजा था साथी? अमिनटास। किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था साथी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी जिसने मौर्य इतिहास का जानकारी प्राप्त होती है, जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यानी यूनानी शासक को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ओके, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो देखिए 79 नंबर, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के शासनकाल की टाइम पीरियड यानी अवधि कितने कब से कब? वर्ष 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक था। 80 नंबर देखिए दोस्त, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक तो सीमुक था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 81। तो साथ ही प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि लगातार आपके लिए अब क्लास यहाँ से मिलेगी, जिससे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास, फिर उसका मध्यकालीन, लास्ट में आपका आधुनिक भारत का इतिहास, सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही केवल आपके एग्जाम के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, साथ ही इतनी मेहनत केवल आपके लिए हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो कुषाण वंश के थे। डी ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 साथी, मौर्य के पतन से लेकर गुप्त के उत्थान 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा तक अवधि को भारत इतिहास में किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्त उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 84 नंबर देखिए दोस्त, निम्नलिखित में किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण ने किया था। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 85 नंबर साथी, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। तो साथी मौर्योत्तर काल में जो दास कर्मकार थे उनके पास मतलब कि ज़मीनें नहीं थी, जो कि पुरुष और महिला दोनों थी, दास कर्मकार। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 86 देखिए, किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना किया था? अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ओके,
स्थापना वर्ष आप देख लीजिए 185 ईसा पूर्व में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ओके, अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना किया था। ओके, नेक्स्ट 87 नंबर देखिए साथी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। तो अश्वघोष साथी ने जो कनिष्क के दरबार में भी रहते थे और बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की भी रचना किया था। और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे सवाल पूछता है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कनिष्क को जाना जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 साथी, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई है, तो कुषाण के समय विकसित हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 89 नंबर साथी, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है, कुमार देवी हैं। कुमार देवी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए दोस्त, कुछ चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़िए। गुप्त वंश का शक्तिशाली सा था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित और गुप्त संवत का प्रारंभकर्ता, लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाहित था। ओके, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 90, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 91 नंबर देखिए दोस्त, क्या दिया आपका, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे, तो साथी 3। कौन कौन से, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 92 नंबर देखिए दोस्त, गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त में की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता हरिशेण है साथी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करने की दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश किसने रोक दिया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था साथी। हर्षवर्धन नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश किया था, तब चालुक्य नरेश थे जो पुलकेशिन द्वितीय, उन्हें क्या किया, रोक दिया था वहीं पर। ओके, 94 नंबर देखिए दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, तो कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 95 नंबर देखिए साथी, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, 97 नंबर देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो साथ ही ये सवाल हम आपको होमवर्क पे देना चाहेंगे। ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ही सवाल का राइट आंसर ऊपर है, लेकिन तो आपको कमेंट बताना पहले दीजिए, जवाब देने का प्रयास कीजिए कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। राइट आंसर हम उस ऑप्शन पर नहीं जाएंगे साथी, हम उस ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर 97 तक हम जा रहे हैं केवल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे, तो याद रखिए दोस्त बाणभट्ट थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 98, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था, तो दोस्त 12 शासकों को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 99, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति खुदाई की गई है, तो समुद्रगुप्त की गई है। इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ पर प्रशस्ति खुदाई की गई वो समुद्रगुप्त की गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 100 नंबर, किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया था, तो साथी किसने किया था, वेनसांग ने। वेनसांग कौन था, चीनी यात्री वेनसांग ने अपना ग्रंथ CU की नाम से लिखा था। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया आपका 1, देखिए, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है, तो दुष्यंत। क्या देखिए, कालिदास रचित जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है।
ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 100 नंबर 2 देखिए, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो साथ ही गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण कला है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ऊर्ध्वकार नहीं है साथी। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो मदुरई का साथी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, तो साथी आज हम लोग बस 105 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, कल दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे साथी। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल थे, इनको किसके रूप में जाना जाता था? तो साथी याद रखिएगा, इनको कैडेसियर और आदिमाई बोला जाता था। ऑप्शन देखिए दिया होगा, जैसे कैडेसियर और आदिमाई, वेल्लालौर और उझावर नहीं थे, कैडेसियर और उझावर नहीं, आदिमाई, वेल्लालौर आदिमाई। देखिए सी ऑप्शन, वेल्लालौर नहीं मेरे भाई, वेल्ला ना कैडेसियर होना चाहिए, कैडेस देखिए, और कैडेसियर और आदिमाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो हम लोग साथी 105 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, कल से जो हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे 106 से हम लोग शुरू करेंगे। ओके दोस्त, तो देखिए ये आपका एसएससी का पूरा सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, जो कि एकदम टॉपिक वाइज सीरियस एकदम स्टार्टिंग से। ओके दोस्त, तो बताइए दोस्त, अब ये आपको सेशन कैसा लगा बताइए साथियों, एक बार अपना राय दीजिए, फीडबैक दीजिए। लगातार आपके लिए क्लास ऐसे साथियों हम लाने का प्रयास करेंगे, खासकर एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए। ओके दोस्त, तो अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरह रखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछे कि अगला टॉपिक कौन से स्टार्ट करें दोस्त, वो हमें कमेंट में बताइए। और इसका पीडीएफ के फॉर्मेट में 105 तक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसमें डाल देंगे। अपने से डाउनलोड कीजिए, फिर से पढ़ लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम वनडे एग्जाम है साथी यहीं से सॉल्व बनेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।